सो वेलकम टू बेसिक ग्राफोलॉजी एंड मैंने इसे नाम दिया है ग्राफोलॉजी अवेयरनेस वर्कशॉप, क्योंकि बेसिक्स में आप तो कुछ सीखेंगे, बट अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट हियर टू टीच। आपके अंदर से वो अवेयरनेस नहीं आएगा, कंपैशन नहीं आएगा, तो फिर लर्निंग का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ग्राफोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इससे जो मैं रिलेट करती हूँ वो है लाइक तम सोमा ज्योतिर्गमया। हमें कुछ नहीं पता अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में भी। हमें जो पता है वो हो सकता है हमारा बिलीफ है, बट एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी क्या है वो हमें ये स्टडी बताती है। तो दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी। अब लेटर ऑन मैं इसे जस्टिफाई करूंगी कि ये आर्ट क्यों है और ये साइंस क्यों है। बट आज मैं जो मेजर एक अवेयरनेस क्रिएट करने जा रही हूँ, दिस इज फॉर मेजरली फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्योंकि आज के डेट में आपको सभी आप अवेयर हैं कि जो स्टूडेंट्स है या जो चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, उन्हें कर्सिव राइटिंग के लिए कंपलसरी हो गया है। कर्सिव राइटिंग के लिए पुश किया जाता है कि राइट इन कर्सिव, राइट इन कर्सिव। तो मैं मेरा खुद का बेटे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कोरोना के टाइम पे तो कर्सिव लिखने के लिए कहते थे, बट ऑनलाइन था तो मैं उसे एनकरेज नहीं करती थी। बिकॉज कर्सिव राइटिंग में क्या होता है, बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कलयुग है। जिस जहां हम एक्सपोज होंगे, जिस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे, उसका असर तो हमारे बिहेवियर में, हैबिट पैटर्न्स में, कैरेक्टर में पड़ेगा। अब बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट इनोसेंट होते हैं, जो जैसे रूप में ढालो वो ढल जाते हैं। अदर वर्ड्स में मैं बोलूं, गीली मिट्टी होते हैं, उसे जो शेप दे दो वो दे देते हैं, दे सकते हैं हम। बट मैं पहले इसके अगेंस्ट थी कि बच्चों को हैंड राइटिंग एनालिसिस करके उनकी थेरेपी दी जाए। क्योंकि वी एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परफेक्ट हों, या हमारे बच्चों में ऐसा, मतलब हम जैसा ढाले वैसा ढल जाए। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। वो भी बच्चे जो आए हैं टू अस पेरेंट्स का, उनका भी कोई लर्निंग है, उनको भी ग्रो होने दिया जाए, उनको भी अपने स्किल सेट्स डेवलप करने दिया जाए उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। और बाकी प्राइमरी एजुकेशन, देन टीनेज में जो जाते हैं, डेवलप हो जाए, एंड देन once they become pakki mitti, mature, then we try to analyze their handwriting and go for therapy, graphotherapy. तो अभी ये सब टर्मिनोलॉजी जिसके लिए न्यू होगी, उसके लिए धीरे धीरे करके खुलेंगे। ग्राफोथेरेपी क्या होता है, ग्राफोलॉजी क्या होता है, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, आप भी बताएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्या समझते हैं। अब क्या होता है ना, मुझे यही सिखाया गया था कि जब बच्चे 14 ईयर्स के बिलो एज के होंगे तो उन्हें ग्राफोथेरेपी नहीं देनी है। ठीक है, बट करंट सिचुएशन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। करंट सिचुएशन को देखते हुए मैंने एनालाइज किया और ये समझा कि नहीं, अभी से चेंज करने की जरूरत है। तो अभी भी हम उसे उन्हें पूरी तरीके से नहीं ढालेंगे, मतलब हम अथॉरिटेटिव पेरेंट होके ग्राफोलॉजी सीख के कि तुम्हारे हैंडराइटिंग में ये ट्रेट है, इससे ये होता है, वो होता है, तो चलो इसे चेंज करो। हमें अथॉरिटेटिव पेरेंट नहीं बनना है। ठीक है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। वी हैव टू यूज दिस साइंस फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटर कर सकते हैं हम। हमें पहले से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से पता चले कि बच्चा किस डायरेक्शन में मोल्ड हो रहा है, कैसे उसकी पर्सनालिटी मोल्ड हो रही है, तो हम उसे किसी अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट, किसी एक्सपर्ट टीचर के पास में भी भेज के उसके पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग माइंड में होती है उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने मेरे बेटे को लिखने नहीं दिया 2 इयर्स, जब वो घर पे पढ़ रहा था ऑनलाइन। जैसे ही स्कूल गया, कर्सिव हैंडराइटिंग की एक बुक पकड़ा दी गई, कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक पकड़ा दी गई। बट मैं इसके अगेंस्ट थी, बट मैं सिस्टम एंड प्रोसेस से लड़ नहीं सकती। मैं नहीं बोल सकती कि मेरा बच्चा नहीं लिखेगा, लिखता था, बट मैं कहती थी कि बट फॉर द सेक ऑफ होमवर्क यू हैव टू डू इट, अदरवाइज
प्रैक्टिस नॉर्मल योर हैंड राइटिंग। बट अभी क्या हुआ, बच्चे को लगने लगा कि सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कर्सिव में लिख रहे हैं, सबकी राइटिंग कर्सिव में है, मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो मैंने उसे लिखने दिया लास्ट 1 ईयर। बट जब वो कर्सिव लिखने लगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसके अंदर इतने नेगेटिव ट्रेड्स, इतने चेंजेस आते गए आते गए आते गए। तो मैंने डिसाइड किया कि नाउ ही इज 9 years old। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे प्रोग्राम को रिवर्स करूंगी थ्रू ग्राफोथेरेपी। तो शुरू के जैसे ही समर वेकेशन हुए, शुरू के 4-5 डेज मैंने उसे बोला कि तुम्हारी जो कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक है 4th स्टैंडर्ड की, उसे पूरी कंप्लीट करो, ताकि पूरे साल वो कर्सिव हैंडराइटिंग तुमको इंटरफेयर ना करे। एंड देन अब मैं उसे पैटर्न्स देके, हैंडराइटिंग थेरेपी वैसा देके नहीं, पैटर्न थेरेपी के थ्रू, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पैटर्न समझ में आते, शेप समझ में आते, सिंबल समझ में आते। पैटर्न थेरेपी के थ्रू अब मैं उसे नॉर्मल टू बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश कर रही हूँ, और आई एम सक्सेसफुल मोर देन 60 to 70% इन द पास्ट 10 days। 10 days हुए हैं उसको थेरेपी, नॉट इवन 10 days, 7 days। उसके पहले थोड़ी माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही थी, उसे प्रिपेयर किया जा रहा था, उसके सवाल जवाब के थ्रू थोड़े चर्न किया जा रहा था कि क्या चल रहा है माइंडसेट में, और कैसे उसे मैं कौन सी थेरेपी दूं। तो वो मैंने पूरा क्रिएट किया है, वे क्रिएट थेरेपीज की, कैसे बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से दिया जाए। तो नाउ ही इज ऑन द ट्रैक। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सभी पेरेंट्स इस स्किल को जस्ट लर्न करें या अवेयर रहें कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, समय रहते ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो भी पेरेंट्स हैं या जिनके सराउंडिंग में चिल्ड्रन हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं, उनको सिखाते सिखाते पेरेंट्स हैं जिनके हैंडराइटिंग भी कर्सिव हो चुके हैं अभी तक। तो आप चिल्ड्रन या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रन या 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड, आप उनकी हैंडराइटिंग नहीं भी देखें तो उनके अंदर आप कौन से चेंजेस देख रहे हैं आज के डेट में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट 4 days की लर्निंग उसी पे होगी, तब ताकि मैं उस डायरेक्शन में वैल्यू ऐड कर सकूं। उसके पहले ग्राफोलॉजी क्या है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ग्राफोलॉजी। कोई भी बोल सकता है। ग्राफोलॉजी मीन्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो एज ए राइटिंग में हम हमारा आता है। मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने थोड़ा किया था ऐसा ही एक कोर्स, लेकिन बहुत साल पहले किया था, अभी इसलिए मुझे वैसे रेफर करना है आपके पास। तो मैंने इतना जाना था कि जो हमारे दिमाग में जो चीजें है वो एज ए रिटर्न में आती है हमारे बुक्स में, हमारे अक्षर द्वारा, आई मीन हमारे अल्फाबेट द्वारा। राइट, इतना मुझे पता है। राइट। और कोई शेयर करेगा? It is the analysis of handwriting. राइट। सबसे सुन लो, फिर मैं आपको और थोड़ा सा लाइट थ्रो करूंगी। आप लोग करेक्ट हैं? ठीक है, ओके। तो ग्राफोलॉजी क्या होता है ना, नॉट ओनली हैंड राइटिंग, ग्राफ। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ वी पुट डॉट्स। एक डॉट भी ग्राफ का हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफ। जो बच्चे लिख नहीं सकते, बहुत छोटे हैं, वो स्क्रिबल करते हैं, डूडल करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसे आता है, कहाँ से आता है? इट इज अ ब्रेन राइटिंग। ब्रेन से ये आता है। कौन सा ब्रेन? हम लिखते हैं ब्रेन के थ्रू थिंक करके कि हमें ये लिखना है, बट लिखावट कैसी बनती है या ड्राइंग कैसी बनती है, जो हमारा माइंड कंट्रोल करता है उसे, सबकॉन्शियस। मैं सोचूंगी कि आज मैं कोई आर्टिकल लिखूं इस टॉपिक, लिख रही हूं मैं कॉन्शियसली, बट जो मेरे राइटिंग के पैटर्न्स आ रहे हैं
वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ पे ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी बिहेवियर इज गेटिंग रिकॉर्डेड, चाहे वो आपको याद हो या ना हो। तो एक बच्चा, एक इन्फेंट अगर छोटा है, उसके सराउंडिंग में जैसी वाइब्रेशन है, उसको कॉन्शियस माइंड में याद नहीं है आज की डेट में, बट उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसका रिकॉर्ड है। तो जब उस सबकॉन्शियस माइंड से पैटर्न बनता है तो हम उसे डिकोड करते हैं। दैट साइंस इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी, एंड द आर्ट ऑफ डिकोडिंग द हैंडराइटिंग और ग्राफ्स is graphology. So graphology is art and science, combination of art and science of graphs, that is handwriting, drawing, doodling, anything जो हमारे हाथ से आता है पेपर। ठीक है। The other second aspect is about our subconscious mind programming. It is our language, linguistic. जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हुआ होता है वैसे ही हमारे लैंग्वेज के पैटर्न हो, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ग्राफोथेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है कि हम किसी चीज को करेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी जो सबकॉन्शियस पैटर्न में जो नेगेटिव ट्रेट्स होंगे, नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स होंगे, उसे हम एनालाइज करते हैं और उसे रिवर्स कर देते हैं, लाइक रिवर्स प्रोग्रामिंग। क्योंकि जो ब्रेन में एक इम्पल्स जनरेट हुआ, मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हुई और वो आया हमारे हाथ के थ्रू। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से वो ग्राफ बनेगा, अगर किसी के हाथ नहीं है, वो पैर से लिख रहे हैं या पैर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो भी कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूरो एक्टिविटी हो जाए, नर्वस सिस्टम, वहां से कंट्रोल हो रहा है। कोई मुंह से भी पेन प्रेस करके लिख रहा है तो वो भी हो रही है, बस राइटिंग की नीटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट ब्रेन तो वही पैटर्न जनरेट करता है। जैसे हार्ट के ईसीजी होता है, वो हार्ट का बीट को रिकॉर्ड करता है, उसके वाइब्रेशंस को, उसमें भी ग्राफ क्रिएट होते हैं, उसी से रीडिंग होती है कि ग्राफ का क्या मीनिंग है। वैसे ही ग्राफोलॉजी में भी ग्राफ की मीनिंग होती है, एक एक डॉट की एनालिसिस होती है, एक एक लाइन, कर्व, इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ आपको पैटर्न्स मिलेंगे जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर पाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अगेन चिल्ड्रन, अब पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, चैट में टाइप करना है तो चैट में टाइप कर सकते हैं कि ऐसे क्या ट्रेट्स आपको आज के बच्चों में नजर आते हैं। आप अपने बचपन से कंपेयर कर सकते हैं, आप आपके फैमिली में कंपेयर कर सकते हैं, किस टाइप के चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या जनरली आपको सुनने को मिलता है अगर आपके खुद के बच्चे नहीं है या छोटे नहीं है या ग्रो हो चुके हैं। एक तो बच्चे कहना नहीं मानते। निशा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहना नहीं मानते, जैसे जनरली पेरेंट्स की शिकायत होती है कि वो कहना नहीं मानते और चिड़चिड़े काफी, जैसे मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन या लैपटॉप जो भी यूज करते हैं वो डिवाइसेस, उनकी वजह से वो पेरेंट्स को मतलब डिसोबे करते हैं। और पढ़ाई में कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों में पेरेंट्स की शिकायत होती है नहीं पढ़ते हैं, नहीं कहना मानते हैं, अपनी मनमर्जी खाने पीने में, उठने सोने में, मतलब उनका जो भी डेली रूटीन है उसमें वो पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं। राइट। तो वो क्या हो गए हैं? रेबेलियस। ठीक है, रेबेल करते हैं, जो हम बोलते वो नहीं सुनते। और सेम, यस पूनम जी, सेम हम जब थे छोटे तो हम बात सुनते थे, एक डिसिप्लिन था, एक डर था। और आर्यन जी ने टाइप किया है इमोशंस, है ना? तो इमोशनल टर्बुलेंस, ज्यादा इमोशनल हो जाना, जल्दी से हंस देना, जल्दी से रो देना, इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। इमोशंस का अप एंड डाउन होना, कोई भी चीज बैलेंस नहीं है तो वो ट्रबल क्रिएट करता है। यस पूनम जी। See, nowadays children are more confused with too many things around them. And secondly, they are not channelized properly. That is what I have seen, because the parents also don't have time to give the children enough. They don't have patience, they don't have tolerance. Both the things. Now we cannot blame the kids alone. They are born innocently, but now we have to mold them. So Right. I would blame the adults more than the kids first. And then later on, I mean, you blame the child when he doesn't listen to you.
So it is the fault of ours, parent, as a teacher, I mean, all the adults, they don't have patience, they don't have tolerance, they don't have time to give them, they don't have time to play with them, they don't have time to make them do anything. Now, if you leave the child to a nanny, you can understand what will be his traits. So that is very important. More than the child, the parents have to be understood by all these things, and they have to help the child, and that is why they are irritated, they are confused, they have got anxiety, they don't want to listen. You give them, and parents are giving them cell phones in their hand. You watch now; those vibrations are not good. Where Right. our times, the children were not like this. Because we sat with them, we gave them time, we read stories, we played with them, we took them to a playground. Today, I don't see children going to a playground. It's play date, play date, play date, but what date it is? Watch the TV, watch a cartoon. So, whom should we blame? It is That is not my about, question. yeah, so rightly said. So whatever you are addressing has come to the surface level. ये हमें Yeah. consciously दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है. So we cannot, as rightly said, कि ये सब environment में चल रहा है and we alone cannot control each and every situation. Yeah, ठीक है? but see, if you give them a little bit of time and you guide them, then they will be 50-60% with you and 40 with the environment. But if Rightly you said. are leaving them, they are completely 100% with, or 90% with the environment, 10 with you, which doesn't make sense. And when they grow big at the age of 8, today see they grow big very fast. So when they grow big at the age of 7, 8, what happens? This is what is our life. That is what they learn to. And when you correct them, they don't want to get corrected because they have formed their own periphery. That is why. So I don't think here the children are, now I know people who have been giving time to their children and their children are not like this. But Yes. how many of them? How many of them? So not like this is true. Parents का supervision, parents का spending time with children and guiding them, understanding them. Parenting comes here with a very important role. What we are बट निशा focusing. जी, अभी मैंने नोटिस किया है, अभी के पेरेंट्स बहुत जल्दी से गिव अप कर देते हैं. तो उनका भी रीजन यही होता है कि क्योंकि दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं हो रहा है. वो मैंने नोटिस किया है क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे हीलिंग के लिए भी आते हैं, रीडिंग में भी होता है, तो मुझे ये सब पता चलता है. तो पेरेंट्स मुझे बोलते हैं आप समझाते हो तो ठीक से समझते हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप नहीं समझाते हो प्रॉपरली, बट मैं बोलती हूँ पहले पेरेंट्स का पार्ट होता है अपने बच्चे से कनेक्ट होने का. तो मैं उनको कुछ टेक्निकल भी बताती हूँ कि आप ऐसे करो तो अपने आप वो इजीली आपका कहना मानेंगे, बिकॉज आपको भी उसको कहना मानना पड़ेगा और उसे भी आपका कहना मानना पड़ेगा. भले कुछ भी ऐसे करके मैं बॉन्ड बनवा देती हूँ ताकि वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी के साथ बनी रहे. तो मैं मेरी साइड से ऐसी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आजकल की मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं ऐसे. राइट. तो व्हाट वी निशा आर जी, टॉकिंग. हाँ जी, बोलिए इंद्रजीत. जैसे न्यूट्रल फैमिली का होना भी इसमें है. जैसे दादा दादी के पास पहले बच्चे खेलते थे, नाना नानी, वहां से उन्हें कुछ संस्कार मिल जाते थे. अब आइसोलेशन तो हो गया है ना, मम्मी भी काम कर रही, पापा भी काम कर रहे हैं और दादा दादी तो होते ही नहीं आजकल. तो आई थिंक कि ऐसा कुछ भी है जो रिस्पॉन्सिबल है चीजों के लिए. राइट. तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी. सबके पॉइंट सही है, सबका एनालिसिस सही है, सबके सजेशन सही है, बट क्या हम ऐसे सजेशन देके ही कोई आउटकम या रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं? बस हम बात कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगी. जैसे सभी ने कहा, पूनम जी ने कहा, इंद्रजीत जी ने अभी शेयर किया था, रूपल जी ने, तो दैट्स ट्रू. तो एक जो काउंसलर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि
आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चा जा रहा है स्कूल, मैक्सिमम चीजें उसकी आजकल स्कूल में एंड ट्यूशन में एंड सराउंडिंग में, बस में, प्ले एरिया में, मतलब जहां पे भी वो खेलने जाए, किसी के साथ टाइम स्पेंड करे अपने फ्रेंड सर्कल में, तो क्या होता है ना, यहाँ से इंडक्शन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जो बच्चा कहीं से कुछ सीख के आया। अब अगर मैं मेरी बात करूं तो इट्स ट्रू, मैं मेरे बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। आई माई सेल्फ चोज टू बी वर्क फ्रॉम होम, मतलब मैं जो भी करूँ खुद का करूँ, ताकि मैं घर को भी ध्यान दे सकूं, बच्चे को भी ध्यान दे सकूं। मैं घर में अवेलेबल हूँ ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये एक मेरा ये था। बट मेरा बच्चा ज्यादा मोबाइल भी नहीं लेता, विदाउट परमिशन वो टीवी ऑन भी नहीं करता, बात भी सुनता है। बट जो मेरे बच्चे के अंदर में जो इमोशनल टर्बुलेंस, रेबेलियस नेचर, फिर इम्पल्सिव, ये सभी जो मैंने पैटर्न देखे उसके, वो सारे हैंड राइटिंग में आए। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो हैंड राइटिंग है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल। क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो कॉन्शियस लेवल पे दिख रहा है कि हाँ, बच्चों के साथ में पेरेंट्स टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ में बात नहीं कर रहे हैं, अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। बट दे आर ऑल्सो, वो भी अपने जमाने के साथ ही चल रहे हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, टाइम उनको कहीं ना कहीं देना है, जॉब में, बिजनेस में। और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सिटी की तरफ मूव हो गए, सिविलाइजेशन हो गई, वैसे वैसे जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर होती चली गई, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम अभी वापस रिवर्स नहीं कर सकते कि जॉइंट फैमिली कर दो, न्यूक्लियर फैमिली। अगर जो बच्चे की मदर है वो बच्चों को गाइड करने के लिए घर पे रहे, या घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो वो वर्क पे ज्यादा ध्यान ना दे, बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे। तो बच्चे आजकल जो है वो एक ही एनवायरनमेंट में नहीं है, सब घर पे ही नहीं है। ज्यादा पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता, पेरेंट्स अपने तरफ से बेस्ट प्रोग्रामिंग देने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स में तालमेल अच्छा है, मदर एंड फादर, तो रिजल्ट अच्छा आता है। दे डिस्कस, कोई पेरेंटिंग कोच के पास में जाते हैं, दे गेट ट्रेन्ड कि हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, काउंसलर के पास अप्रोच करते हैं, तो वहां से उनको मिलता है। बट हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप, अगर आपको पता है कि ये ट्रेड से ये प्रोग्रामिंग उसकी चेंज हो रही है, मतलब बच्चा स्टेबल था, आज इम्पल्सिव है, कैसे हुआ? तो जब से मैंने नोटिस किया है कि कर्सिव राइटिंग लिखने से क्या होती है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होती है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं। और ये नेगेटिव ट्रेड्स पता नहीं चलता है, प्रैक्टिस करते 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 21 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर हो जाता है। सिमिलरली जैसे हमारा हैबिट बनता है, हम अगर कोई चीज आज करते हैं, कल उसको हम रिपीट करते हैं, फिर परसों फिर रिपीट करते हैं, फिर 3-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन, वो चीज रिपीटेशन में होता है। जैसे आप कोई सीरियल या टीवी शो देखते हैं, आपने आज देखा, कल वापस रिपीट किया, अच्छा लगा, थर्ड डे हुआ, फिर वो क्या बनता है, हैबिट बन जाता है। ऐसे ही आप कोई चीज परफॉर्म करते हैं, वो हैबिट बन जाता है, फिर वो आपके बिहेवियर में आ जाता है, वो बिहेवियर शेप होते होते आपका कैरेक्टर बन जाता है। सिमिलरली बच्चे अगर कोई नेगेटिव ट्रेट को करते हैं, तो नेगेटिव ट्रेट रिपीट होते 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 फाइनली उनकी पर्सनालिटी में वो नेगेटिविटी आ जाती है। उनको खुद को समझ में नहीं आता है वो क्या हो रहा है। जब मैं फर्स्ट डे मेरे बच्चे का पैटर्न चेंज कर रही थी, तब वो कैसे बिहेव कर रहा था, कुछ गलत तो नहीं हो गया, मेरा सर में चक्कर आ रहा है, ये पैटर्न गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में अभी तक क्या था, पूरा नेगेटिव। अभी क्या हो रहा है, रिवर्स। तो आप ऐसे टर्न कीजिए, फिर इमीडिएटली ऐसे टर्न कीजिए, चक्कर आएगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अभी तक ऐसे चल रहे थे, अभी इमीडिएटली आप पीछे आइए, तकलीफ होगी। तो धीरे 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 ये होता है। तो नेक्स्ट 4 डेज में आपके कंसर्न को लेके, या और भी बाकी पेरेंट्स के कंसर्न को लेके मैं बहुत कुछ बताऊंगी। बट आजकल के डेट में मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने काफी सारे पेरेंट्स, मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, काफी सारे पेरेंट्स के को शॉक लगता है
जब उनके बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर बाहर निकल गया, क्योंकि घर पे तो कंट्रोल में है, घर पे तो डर के हैं, माँ बाप ने तो अपने तरफ से सही परवरिश दी, स्पिरिचुअलिटी में भी उन्हें ट्रेन किया, मैनर्स भी सिखाए, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, व्हाट लैंग्वेज टू यूज, ठीक है। बट जैसे ही बच्चे को फ्रीडम मिलता है, वो अपनी असली पर्सनालिटी में आ जाता है। जब उसके पेरेंट्स उनको वॉच नहीं कर रहे होते हैं, तब वो अपनी असली पर्सनालिटी में आ जाता है। तो ये असली पर्सनालिटी होता क्या है? एक जो आप देख रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं करता। आजकल पेरेंट्स कितने डिफेंडिव हो गए, वो अपने बच्चों की गलती मानते भी नहीं, पब्लिक में भी नहीं मानेंगे। अगर बच्चा कर रहा है कुछ, नहीं ये तो ऐसा नहीं करता है, कभी नहीं किया इसने ऐसा, तो उसको हाइड भी करते हैं, कवर भी करते हैं, रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा है तो ये अलर्ट होने की जरूरत है, इसे मुझे ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए पहले फाइंड आउट करें कि ऐसा क्यों है, और या सही में ऐसा है तो मैं क्या एक्शन लूं, या कैसे मैं इसे ठीक करूं। तो वहां पे आ जाता है। तो एक जो देख रहे होते हैं वो एक पर्सनालिटी होता है, एक जो हम अपने आप को समझते हैं वो एक पर्सनालिटी होता है। उसमें हमारे बिलीफ सिस्टम में मेजर रोल प्ले करते हैं कि हमें एक धारणा बन गई कि हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ। बट हो सकता है कि ऐसी भी एक चीज है जो ऐसे आप क्यों है। तो जैसे आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि आपको अवेयरनेस हो कि मेरे अंदर ये 2 या 3 स्ट्रेंथ है जो मुझे पता है कि ये है। हो सकता है कि आपके अंदर और भी कोई हिडन टैलेंट, हिडन स्ट्रेंथ है जो आपको पता ही ना हो। वो आपकी हैंड राइटिंग आपको बताएगी, क्योंकि ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन में 2 लोब्स होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर होता है। ये मैं थोड़ा सा अंदर का इंटरनल ऑर्गन बता रही हूँ, समझने की उतनी कोई खास जरूरत नहीं है। अब लॉजिकल ब्रेन होता है, एनालिटिकल ब्रेन होता है, क्रिएटिव ब्रेन होता है, जो हम बोलते हैं कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। आजकल मेजर प्रॉब्लम बच्चों में ये भी है कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मल्टीपल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उसे, उस गैप को ब्रिज नहीं कर पा रहे। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन। कनेक्टिंग प्रॉब्लम, ये भी एक ज्यादा मेजर ये आ रहा है। तो जब हमारा ब्रेन एक्ट करता है लॉजिकल, एनालिटिकल, ये सारा कुछ, तो वो जो हम स्ट्रेंथ हमारी निकल के आती है। अगर हम फिंगर टेस्ट एनालिसिस जो करते हैं वो कर लें तो पता चलेगा कि ये बच्चा किस फील्ड में कैसा कर पाएगा, उसकी क्रिएटिव स्किल्स ज्यादा है, एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन दैट मैथमेटिक्स उसका अच्छा होगा, या उसका साइंस अच्छा होगा, या वो म्यूजिक डांस में अच्छा करेगा। वो सब निकल के आता है। वो हम हैंड राइटिंग में भी देख सकते हैं। हैंड राइटिंग से हम देख सकते हैं कि ये पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा है, या टेक्निकल वो ज्यादा है, डिटेल ओरिएंटेड ज्यादा, तो उसे बारीकी वाला काम अच्छा लगेगा, वो अच्छे से कर पाएगा, या वो लीड कर पाएगा, दूसरों से करवा पाएगा, या वो सेल्स अच्छा कर पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएगा, या वो इंट्रोवर्ट है तो उसे टेक्निकल काम अच्छा होगा। तो बेस्ड ऑन दैट बहुत सारी चीजें होती है। बट ये एक ग्राफोलॉजी का मेन पार्ट है जो तो लर्न करना ही है। अगर ग्राफोलॉजिस्ट कोई बनना चाहता है तो उसे तो ये लर्न करना ही है। ये 4 डेज मेरा फोकस रहेगा बच्चों के लिए। मैं कुछ थेरेपी, पहले बच्चों की हैंडराइटिंग में आपको एनालाइज करें। पूरा तो नहीं सीख पाएंगे, बट जो सीखेंगे आप उसी पे काम कर पाएंगे। जो भी जितना भी सीखेंगे आप उसी पे काम कर पाएंगे। तो इसके लिए जो बेसिक चीजें जरूरत होगी वो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, एंड देन उससे रिलेटेड आपको मैं बताऊंगी। प्लस मैं मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग भी शेयर करूंगी फाइनल डे में। और आप ड्राइंग से भी कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पूरा तो नहीं सीख पाएंगे, बट एक जिस्ट में आपको बताऊंगी कि बच्चा जो नहीं लिखता है वो ड्राइंग तो करता है। और अगर आप उसे ये 6 चीजें ड्राइंग करने के लिए बोलें और वो ड्रॉ करके दे, तो बच्चा क्या फील कर रहा है, उसका ब्लूप्रिंट कैसे डेवलप हो रहा है, वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है। जो पैटर्न बन गया है उसे धीरे 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 आप वापस से रिवर्स कर सकते हैं। तो
बच्चे जो कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं उसमें क्या क्या नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊँ, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिस्टम के साथ फाइट करके आप उसे बोले कि ना लिखो, बट कुछ ना कुछ ऐसे पैरेलली आपको करना पड़ेगा जिससे कि हो, क्योंकि जब हम बात करके काउंसलिंग करके करते हैं तो एक्चुअल बच्चे की पर्सनालिटी नहीं पता होती। सिचुएशन बेस्ड बच्चे में अगर अभी ये चैलेंज आ रहा है तो उसको डील किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, बच्चे को पूछा जाता है। जैसे मैं मेरे बच्चे से बात करती हूँ तो वो इतनी स्टोरियां बनाने लगा था, हाइडिंग टेंडेंसीज आ गए थे। तो हाइडिंग टेंडेंसीज आप हैंड राइटिंग में कैसे देख सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, हाइड करना, बट मुझे पता चल जाता है। तो फिर एक तरह का डर भी हो जाता है कि हाइड करूं या बता दूं। कॉन्स्टेंटली बच्चों का आजकल झूठ बोल देना, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर मैनिपुलेट करना बातों में, जब कुछ नहीं समझ में आया तो इमोशनल टर्बुलेंस आना, कभी रो देना, कुछ समझ में नहीं आया। विल पावर उनके आजकल वीक होते जा रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है। तो विल पावर कैसे चेक करेंगे हैंड राइटिंग में, वीक है या स्ट्रांग है, बच्चा एग्रेसिव है। चलिए मैं आज आपको फर्स्ट डे आप इतना टाइम निकाल के ज्वाइन किए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले मैंने मेरे बेटे का विल पावर को स्ट्रांग किया, थेरेपी देने से पहले विल पावर को स्ट्रांग किया। एक मैं बताऊंगी आपको कैसे होता है। अब आप समझिए कि सपोज बच्चे ने कुछ एक सेंटेंस लिखा, लाइक माई नेम इज सो एंड ऑल, उसमें कर्सिव के सारे अल्फाबेट्स लिखे सपोज, और कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स भी आए अल्फाबेट्स के, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी आए जो गेस्टॉल्ट थेरेपी में हम सीखेंगे वो। अब बच्चा जब ना जोर से प्रेस करके लिखता है, पेंसिल से थेरेपी दिया जाता है, जोर से प्रेस करके लिखता है तो जो बोल्ड लेटर्स मतलब थोड़े डार्क आता है, पेंसिल या अगर बॉल पेन है तो इंक डार्क आएगा। तो जब वो प्रेशर देके लिखेगा तो बच्चे का विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। इतना प्रेशर अगर कोई बच्चा देके लिख रहा है कि पेपर फट जाए तो मतलब वो नेगेटिव ट्रेट, वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो क्राइम कर सकता है, क्योंकि एग्रेशन उसका ऐसे नहीं निकल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जो एग्रेशन है वो पेपर पे निकल रहा है। तो वो पेपर अगर फट जाए मतलब यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, ये बच्चा कर सकता है क्राइम, ये तोड़फोड़ कर सकता है, ये मारपीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर बच्चे को कंट्रोल्ड प्रेशर में प्रैक्टिस करने के लिए बोले तो उनका विल पावर स्ट्रांग होता है, वो लीडर्स बनते हैं, और उनका जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, उनका हेल्थ अच्छा होता है। तो मैंने पहले तो ये चेंज किया, उसके पहले वो रोना गाना करता था कि मोबाइल दे दो, नहीं दे रही हो तो फिर मेरे को ये दे दो, उसके बदले में वो दे दो। तो ये सभी रोना गाना होता था, मतलब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कभी हंस दिया कभी रो दिया, ये चल रहे थे। तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद जब पैटर्न दिया तो अरे सर में चक्कर हो रहा है, कुछ गलत हो गया है लगता है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। तो फिर जब विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया मैंने बोला ठीक है छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या मेरे से नहीं होगा? अब उसके विल पावर को चैलेंज कर दिया, कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, विल पावर स्ट्रांग हो गया। अब आप सोचिए कि मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है कि अभी उसकी हैंडराइटिंग के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बट आप अगर ब्लाइंडली अपने अपने बच्चों को कह देते हैं कि बेटा जोर से प्रेस करके लिखो, इतना नहीं कि पेपर फट जाए बट अच्छे से प्रेशर लगे हाथ में, बैक साइड पे उभर के अल्फाबेट्स इम्बोज हो, तो वो प्रेशर स्ट्रांग प्रेशर, मतलब विल पावर स्ट्रांग। बट आप ये सोचिए कि बच्चे ने कुछ ऐसे अल्फाबेट लिखा है जो नेगेटिव है, सपोज एग्रेसिव वाला अल्फाबेट है, इससे हो सकता है कि हार्श बिहेवियर उसका, अगर उसको वो ज्यादा जोर दे के लिखेगा तो क्या होगा, नेगेटिव ट्रेट एनहांस होगा, नेगेटिविटी की तरफ विल पावर स्ट्रांग होगा। अगर पॉजिटिव अल्फाबेट्स पे प्रेशर दे के लिखेगा, पॉजिटिव जो ट्रेट्स है हैंडराइटिंग के उसमें प्रेशर हाई होगा, करेक्ट प्रेशर होगा, एक्सीड नहीं करेगा, बैलेंस्ड प्रेशर, तो पॉजिटिविटी की तरफ विल पावर स्ट्रांग होगा, पॉजिटिविटी की तरफ उसके हेल्थ और इम्यूनिटी ये होगी। बट नेगेटिव ट्रेट को स्ट्रांग कर दिया विल पावर स्ट्रांग करने के चक्कर में, तो विल पावर तो दोनों तरफ हो सकता है ना, मैं तो ये तोड़फोड़ करके ही रहूंगा, मेरे अंदर तो इतना ताकत है, इतना दम, मैं तो नहीं सुधरूंगा, उसमें भी विल पावर स्ट्रांग हो गया।
तो ये राइट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है बिफोर नोइंग कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कर दें प्रेशर इंक्रीज। पहले आपको उसके पैटर्न को चेंज करना, उसके बाद में अगर आपको नॉलेज है तो आप इनिशियली कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है ना, प्रेशर जब हाई एंड लो हो जाता है, कहीं पे डार्क आ रहा है, कहीं पे लाइट आ रहा है, ये क्या हो गया, वेरिएबल प्रेशर हो गया, तो कांस्टेंट नहीं है प्रेशर। यहाँ पे बच्चे का मूड स्विंग स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत डेंजरस है। कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता। तो ऐसे प्रेशर एक अलग से टॉपिक ही है, जो उसमें काफी टाइप के प्रेशर होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, ट्रेट होता है, बट वी विल फोकस ओनली ऑन what is required in next 4 days। और लास्ट के डे में मैं ड्राइंग एनालिसिस एंड थेरेपी के बारे में बताऊंगी। कोई अपसेल नहीं है, दिस इज ऑल फ्री। वैसे मेरा कोर्स रहेगा, उसके लिए मैं बाद में वेबिनार करूंगी, बट हियर देयर इज नो अपसेल, दिस इज अवेयरनेस। आपको अगर अच्छा लगे, आप पेरेंट्स को जोड़िए। हमारे पास और भी पर्सनलाइज थेरेपीज भी हैं, बट उनको अवेयरनेस रहेगा तो वो मॉनिटर कर पाएंगे कि बच्चों के उसमें हम क्या ट्रेट देख रहे हैं जो नेगेटिव हो रहा है और इससे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ग्राफोलॉजी इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ बिहेवियर। बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, आप उस बता देंगे कि उसकी राइटिंग में क्या प्रोमिनेंट होगा। बच्चा अगर अभी आजकल ऐसे हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब आपको नॉलेज है तो आप बता देंगे उसकी हैंड राइटिंग में पक्का ऐसा हो। बट इसे हम जज करने के लिए नहीं लेंगे, इसे हम टूल रेक्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ग्राफोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स है टू फॉलो, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप सोचिए, अगर ठीक है ये आगे का टॉपिक है तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, तो वो हमको बेसिक्स एथिक्स फॉलो करना है कि किसी का फायदा नहीं उठाना है, कि हमें उसकी वीकनेस पता चल गई तो चलो हम अपने लिए उसे अपने फेवर में यूज कर ले, ऐसा नहीं करना है। ये एथिकल वे में ऐसे करना है, किसी का भला हो, किसी को रास्ता दिखे, कोई अच्छे रास्ते पे चले, हमारी वजह से यूनिवर्स को कुछ कंट्रीब्यूट हो, वैल्यू ऐड। बस यही है मेरा इसका अवेयरनेस वर्कशॉप का एक मेन मोटिव। बाकी कोर्सेज तो मेरे आ ही रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें लेवल से काफी सारे ग्राफोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो और कोई मिथ अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ डाउट है तो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। निशा जी, डाउट नहीं है, बट ग्राफोलॉजी कितने लेवल तक हम करें तो मुझे तो करना ही है, तो मैं कितने लेवल तक, आप कितने लेवल तक मुझे करा सकते हो, या आप कितने लेवल, मुझे नहीं पता इसमें कितने लेवल है, तो आप मुझे ये जानकारी देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम 5 डेज ग्राफोलॉजी किया था, तो उसमें मेरा पता नहीं, मुझे लगा कि मैं कितना मैक्सिमम 5 डेज में दे दूँ, तो मैंने उस हिसाब से जो मुझे आता गया, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए जिसकी रिकॉर्डिंग शेयर भी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाहर में ये सारी चीजें रिवील हो कि मैंने इतना कुछ इस बेसिक कोर्स में दिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने सिग्नेचर में भी काफी कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तो बेसिक होता है अवेयरनेस के लिए, उसमें उतना रिक्वायर्ड नहीं था जितना मैंने दिया, मैंने टुवर्ड्स एडवांस दे दिया। ठीक है, बट 5 डेज आज हम जैसे कर रहे हैं, तो ये बेसिक आपको अवेयरनेस, छोटी छोटी बातें पता चलेगी कि इसका आपको क्या फायदा हो सकता है, कि या आप इस साइंस को लेके अपना करियर बना सकते हैं, या आपका कंपैशन इसके लिए डेवलप हो रहा है। दिस इज बेसिकली टू हेल्प अदर्स। आपको कंपैशन डेवलप नहीं हो रहा है, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज रेफर समबडी कि ऐसा कुछ चल रहा है, आप रिकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है आपके बच्चे के लिए, या यू आर ए टीचर, तो आप एज अ टीचर ऑल्सो दे कैन नॉट रेसिस्ट उनको होमवर्क देने से, उनका तो वर्क है कि उनका कर्सिव राइटिंग देना है, बट एटलीस्ट कर्सिव राइटिंग में भी जो बहुत नेगेटिव ट्रेट है वो बच्चों को टीचर सुधार सके क्लास में, है ना। तो ऐसे अगर अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है तो मेरा मेन पर्पस यही है। और नेक्स्ट लेवल जो होता है, ये बेसिक के बाद में एडवांस। एडवांस लेवल में एक होता है गेस्टॉल्ट थेरेपी, गेस्टॉल्ट मेथड ऑफ एनालिसिस, और एक होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो गेस्टॉल्ट मेथड क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इजी वे में। जैसे अगर कोई एक पर्सन है जो चल के आ रहा है,
दूर से आप उसके बारे में सब कुछ जो भी जितना भी बता पाएंगे, ठीक है ना, कि ये टॉल है, ये स्लिम है, इसके ब्लैक हेयर्स है ना। तो ये जो है ना बेसिक फीचर्स जो आपको दूर से नजर आता है, एक डिस्टेंस से नजर आता है, बट जैसे जैसे वो पर्सन सामने आएगा आप उसके हर एक फीचर्स को नोटिस कर पाएंगे। इसकी आंखें ऐसी है, आंखों का शेप ऐसा है, आंखों के अंदर का जो बॉल्स है, प्यूपिल वो काला है कि ब्राउन है कि ग्रीन है, हेयर्स कर्ली हैं, और भी काफी सारे फीचर्स, जैसे कि उसने क्या कलर का कुछ बिंदी लगाया है या कौन सा ईयर रिंग पहना है, ये सारे डिटेल्स आपको जब पास आते हैं तो उसके फिंगर्स कैसे हैं, ये फीचर्स आप बता सकते हैं। तो गेस्टॉल्ट मेथड है, जब आप दूर से देख रहे हैं, दूर से देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए, तो गेस्टॉल्ट मेथड। और साइंटिफिक मेथड जो हुआ वो हुआ कि एक एक फीचर्स, एक एक डिटेल्स को डिकोड करना, ठीक है, इसीलिए गेस्टॉल्ट मेथड इज द आर्ट, ठीक है, एंड साइंटिफिक मेथड इज द साइंस। तो एडवांस लेवल में मोर ऑफ गेस्टॉल्ट मेथड एंड थेरेपी। गेस्टॉल्ट में क्या होता है, इन डिटेल, पूरा इन डिटेल, जैसे कि बच्चा अगर लिख रहा है या एडल्ट राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पेपर, तो उसमें लाइन तो है नहीं, बट आप उसकी लाइन पे अगर खींचते हैं नीचे में, तो क्या वो स्ट्रेट जा रही है, वो आपको देख के पता चलेगा कि इसकी राइटिंग ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, इसकी राइटिंग वेवी है। मार्जिन देख के पता चलेगा कि इसका टुवर्ड्स लेफ्ट मार्जिन जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, या फिर इरेगुलर मार्जिन है या एकदम स्ट्रेट मार्जिन है, ये बहुत ब्रॉड मार्जिन है, ये सब क्या है आपको देख के ही पता चलेगा पेपर में जब हैंड राइटिंग आएगी। तो ये गेस्टॉल्ट मेथड हो गया। तो ये एडवांस कोर्स होता है जिसको मैं आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी बताती हूँ। आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी में गेस्टॉल्ट ज्यादा है, साइंटिफिक कम है। जो इम्पोर्टेंट अल्फाबेट्स है, जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स है, वो सारे इसमें कवर होते हैं। देन थर्ड लेवल इज मास्टरी लेवल। मास्टरी लेवल को मैंने नाम दिया A to Z ऑफ ग्राफोलॉजी। इसमें आपको अल्फाबेट ए से लेके जितने भी माइन्यूट डिटेल है वो सारे आपको कवर होते हैं, इसके साथ साथ में प्रैक्टिस होती है, ठीक है। वो थर्ड लेवल है, दैट इज मास्टरी। और उसके बाद है ग्रैंड मास्टरी, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है। उसमें मैं हर किसी को नहीं लेती हूँ जिसका इतना कंपैशन है, जो काम करना चाहता है इसमें, मतलब उसमें आप हैंड राइटिंग से कोई भी डिजीजेस या फ्यूचर डिजीजेस या माइंडसेट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में, पर्सन की मतलब कोर DNA को निकाल सकते, वो है ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो ऐसे 4 लेवल्स हैं, बाकी ये तो बेसिक तो आप सभी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। देन एडवांस, मास्टरी एंड ग्रैंड मास्टरी, आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी, A to Z ऑफ ग्राफोलॉजी, एंड देन वो। और एक ड्राइंग एनालिसिस एंड थेरेपी का होता है कोर्स अलग से, जिसमें ड्राइंग के थ्रू हम विजन बोर्ड भी क्रिएट करते हैं। विजन बोर्ड इन द सेंस आपको ब्लूप्रिंट अपना कैसा करना है, मनी ब्लूप्रिंट आपका सही है या नहीं, मनी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से वो ब्लूप्रिंट निकल के आता है। देन अगेन हम उसको रिवर्स करते हैं, हम उसको कॉन्शियसली मिटा मिटा के जो हम साइंस सीखेंगे इसके अंदर कि हमारी ड्राइंग में क्या इसमें जा रहा है जो नेगेटिव है, और हमें अपने फेवर में इसे करना है। हमारा मनी ब्लूप्रिंट ऐसा होना चाहिए, हमारा करियर ऐसा होना चाहिए, हमारी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, हमारी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए। तो वो फिर हम कॉन्शियसली ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और फिर उसे हम एज ए विजन बोर्ड हम अपने पास में लगाते हैं, वॉलपेपर पे लगाते हैं और उसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है ड्राइंग एनालिसिस। तो मेरे जो रिस्ट वॉच में जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिन्होंने एक्शन लिया था, इमीडिएटली बुक किया था, उनके लिए जो एडवांस कोर्स है 15 डेज का, जो मैंने गेस्टॉल्ट थेरेपी या फिर आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी, वो फ्री है। वो स्टार्ट होने वाला है जुलाई 3rd वीक में, और ड्राइंग एनालिसिस एंड थेरेपी भी उनके लिए फ्री है। बट बाकी जो बाहर से आएंगे उनको भी मैं काफ़ी नॉमिनल वेबिनार में प्राइस शेयर करूंगी, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो, जिनको कंपैशन डेवलप हो रहा है, जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं वैल्यू ऐड
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, यूनिवर्स को कुछ दे सकते हैं। तो ये मेरा मतलब, इससे मुझे बिजनेस का इरादा उतना नहीं है, इससे मेरा अवेयरनेस और कुछ कंट्रीब्यूशन का इरादा ज्यादा है ग्राफोलॉजी से। ठीक है, तो आज के लिए मेरे तरफ से यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स? निशा जी, फिर ये जो पूरा कोर्स रहेगा ग्राफोलॉजी का, जो आपने रिसर्च के साथ इंक्लूड किया है, तो उसके अलावा और कितने दिन का रहेगा, अगर अगर करना रहेगा तो ग्राफोलॉजी वाला? हाँ, तो जो मैंने बोनस दिया वो 15 डेज का है, 15 वर्किंग डेज है ना, अगर वीकेंड में छोड़ रहे हैं तो हाँ। उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। 15 डेज, 15 to 18 जा सकता है। और ओके। जो मास्टरी है दैट इज हाँ। 60 डेज, 60 डेज ओके ओके, मास्टरी ठीक 60 है। डेज है। उसमें पहले ये एडवांस भी रिवीजन होगा हाँ शुरू में, एंड देन फिर हाँ। वी विल प्रोसीड टू द डिटेल्ड साइंटिफिकली कैसे एक एक अल्फाबेट्स को। जैसे 15 ओके। डेज वाले में मैं इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स बताती हूँ, है ना, क्योंकि देखिए आप टी लिखते हैं ना, टी टी हाँ। को ही आप कम से कम मतलब उसको आप 45-50 तरीके से टी लिख सकते हैं, ओ। तो उतना हम और जो डिटेल में और जो आप ग्रैंड मास्टरी जो आपने बताया, तो हमें लिख लिख के हमारा कॉन्शियस माइंड को क्लियर करना रहेगा, वैसे ही होगा ना? नहीं नहीं, आप अगर एज अ ग्राफोलॉजिस्ट प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, हाँ हाँ। आप किसी की हैंड राइटिंग को देख के आप उसका डीएनए कैप्चर कर ले सकते हैं। मतलब अच्छा, नहीं, क्या, लेकिन पहले मुझे समझने के लिए मैं खुद मुझ पे प्रैक्टिस करूँ या कैसे, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, आप जैसे बेसिक आज हो जाएगा 5 डेज, हाँ। देन आप एडवांस फील कर रहे हैं, एडवांस हाँ के बाद में अगर आप मास्टरी करेंगे तो ऑलरेडी आप हाँ। मास्टर बन गए। ओके, ठीक मास्टर है। बन गए मतलब आप दूसरों को एनालाइज करके हैंड राइटिंग, उनको थेरेपी देके आप उनकी पर्सनालिटी में जो निखार लाना है कर सकते हैं, बिहेवियर पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टरी किसके लिए है? आप ऐसे ग्राफोलॉजिस्ट अगर हाइयर लेवल पे डील करना चाहते हैं कि आपके बराबर। पास सैंपल आया और आपने उसमें से तुरंत। एक्स फैक्टर निकाल लिया। हम्म। मान लीजिए यस। आपने किसी को बोला कोई रिलेशनशिप इश्यूज के लिए मतलब सपोज एक ट्रेट है, हाँ। वो एक कपल के किसी के भी उसमें हो सकता है, जो आपको हम्म। नॉर्मली वो कपल लगेंगे, अरे कितने अच्छे कपल है, कितना प्यार है इनमें, बराबर। जब आप देख रहे हैं, जब आप उनकी हैंड राइटिंग देखेंगे तो किसी एक के उसमें वो ट्रेट आपको दिखेगा, आप देखते ही बोल देंगे कि ऐसे तो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप रूम में बंद होते हैं तो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। ओके तो ये आप हैंड ओके। राइटिंग से देख पाएंगे। हैंड राइटिंग से आप ये देख पाएंगे ग्रैंड मास्टरी में कि आपका मतलब जो मामा थे वो कैसे थे, आपकी जो दादी थी वो कैसी थी, आपको मतलब कैसे उनका डेथ स्मूथ हुआ होगा या बेड रिडन हुई होंगी, या यानी उनकी क्या इन सब चैलेंजेस रहे। डिटेल्स डिटेल्स जान पाएंगे इतना हाँ डीप हाँ तक? हाँ 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 हम्म। हाँ, अपना खुद का राइटिंग ठीक करेंगे। 15 डेज वाले में अपने खुद की राइटिंग ठीक करेंगे, पहले समझेंगे ओके। उसको, समझने से पहले, पढ़ने से पहले राइटिंग सैंपल लिख के रख लेंगे, समझने से पहले राइटिंग सैंपल लिख के रख लेंगे, क्योंकि समझते समझते क्या होगा ना, हम अपने आप को जज करना चालू कर देंगे, अरे मेरा ये करेक्ट नहीं है, तो मैं उसको हम्म। करेक्ट कर लेते हैं। नहीं, इसका एक मेथड है, आप इमीडिएटली नहीं, आप उसको पूरा कॉन्शियसली जब रिवर्स प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो आपको बीच में ड्रॉप नहीं करना है, कंटिन्यूअसली आपको हर दिन करना है प्रैक्टिस, और हर दिन एक एक ट्रेड पे ही काम करना है। जैसे 21 डेज तक आपने एक या दो ट्रेड को काम किया, फिर नेक्स्ट पे जाना है, सब एक साथ चेंज नहीं करेंगे। आप सोचिए कि ओके, सब एक साथ चेंज करेंगे तो क्या माइंड में हो जाएगा, अंदर ब्रेन सही बात है, राइट। में ओके। रिवर्स होने लग जाएगा, तो पूरे ऐसे चेंजेस होने। अब मैं ये बताती हूँ कि ग्रैंड मास्टरी में और क्या है। ग्रैंड मास्टरी में जैसे किसी कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी ट्रेट को आप उनको सुधार देंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे तो कंपैशन डेवलप होगा, और फिर उनको कंसीव करने में इजी होगा नेचुरली। वाओ। ओके ये है। ओके। किसी का टूथ इश्यू, ठीक है, दांत में अगर रूट कनाल हुआ है या होने वाला है, वो हैंड राइटिंग से दिख जाएगा। कौन हार्श है, कौन अपने बॉडी के साथ में हार्श बिहेवियर करता है, वो दिख जाएगा।
ऐसे करके बहुत कुछ, किसको बचपन में कुछ मतलब आर्ट एंड उसमें इंटरेस्ट था, म्यूजिक में, डांस में, बट वो नहीं कर पाया, तो उसके इमोशंस कहाँ से दिख रहा है। ऐसे करके आप पूरा देख लेंगे, फाइनेंशियल लॉस और काफी कुछ, कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये सारा कुछ आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स इन द सेंस हो गया है तो कंट्रोल में रख सकते हैं, नहीं हुआ है तो हैंडराइटिंग में आ जाता है, तो उसे आप होने से बचा सकते हैं। जैसे मेरा रूट कनाल मैंने जब ज्वाइन किया था सुदीप सर को, तो ऑलरेडी मेरे दांत में तकलीफ थी, बट ज्वाइन करने के बाद उसके बाद से नहीं हुई। तो मेन ये है कि वो ट्रेड से पता चला, बट वो क्यों होता है, क्या है हमारे माइंडसेट में, क्या हम बिहेव करते हैं जिससे वो होता है, वो गहराई है उसमें। तो उसको भी अवेयरनेस आया, चेंज किया, अपना माइंडसेट का पैटर्न चेंज किया, अपना बिहेवियर चेंज किया, वो रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद दांत को कोई तकलीफ नहीं। ऐसा, तो वो बहुत ही हाई लेवल का है। वो जो भी इतना ज्यादा कंपैशनेट दिखेगा वही आएगा उसमें लास्ट में, बाकी तो आप मास्टरी तक कर सकते हैं आराम से। थैंक यू निशा जी। ओके, वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी को? निशा मैम, जैसे आज हम सभी वेबिनार में हैं, तो एक अल्फाबेट हमें बता दीजिए जो हम सुधार ले आने वाले दिनों के लिए। उसके लिए तो पहले आपकी हैंडराइटिंग देखनी पड़ेगी। कोई भी जनरल एक, जैसे मैंने टी को सुधार लिया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। टी को आपने सुधार लिया, तो मैं देख के बताऊंगी वो सुधरा या नहीं सुधरा। हाँ, मैं तो मेरे कर लिया मैंने। कर लिया आपने, हाँ, तो बोलिए आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आपने टी को सुधारा, मतलब क्या किया आपने चेंज? पहले कैसे था आपका टी और आपने अभी उसको कैसे चेंज किया? तो अब मैं ऊपर से कट करता हूँ और सिंपल एक्सटेंडिंग टी लेता हूँ, मतलब ज्यादा उसको घुमाता नहीं हूँ, राइट साइड में घुमा के टी ऊपर से कट करता हूँ। ऊपर से कट करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें बिल्कुल। अभी हाँ, मतलब ठीक है पहले आप, बिल्कुल कट करता था। तो आप सब जो भी यहाँ प्रेजेंट है, मैं ग्रुप ओपन करती हूँ, ये जो बेसिक वाला है, आप उसमें ना कुछ कुछ भी 10 सेंटेंस कॉपी मत कीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, कोई भी 10 सेंटेंस आप जो भी माइंड में आ रहा है इंग्लिश में, आप लिखिए प्लेन पेपर में, ठीक है, A4 शीट पे लिखिए और पोस्ट कीजिए। हाँ सर। ठीक है, आप पोस्ट कीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, तो आप पोस्ट कीजिए। बाकी हमारा जो क्लोज ग्रुप रहेगा नेक्स्ट वाले का, तो उसमें तो सभी अपने रहेंगे, है ना। 10 सेंटेंस लिखिए, कुछ भी कोशिश कीजिए वो लिखे, वो स्टार्ट हो आई से, पर्सनल प्रोनाउन आई एम या आई लाइक, ऐसे कुछ इंक्लूड करिए। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, और फिर और पोस्ट प्लेन कीजिए, पेपर पे लिखना होगा? प्लेन वाइट शीट, ओके A4 वाइट ठीक है। शीट, आप पोस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फिर उसको फिर देखूंगी, फिर कल आपका बता दूंगी। ओके। आज आपको ही खुद करना को होगा? देखना, आज कल आने से पहले कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ से देख लूंगी, मोबाइल से देख लूंगी, शेयर नहीं करूंगी स्क्रीन, मोबाइल से देख लूंगी आपके ट्रेड्स, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो काफी लोग देखेंगे। और निशा जी कितने टाइम तक मैं भेज पाऊंगी तो चलेगा? बिकॉज मेरे घर पे गेस्ट भी है और मुझे आज थोड़ा स्केड्यूल टाइट है, तो मैं रात तक भेजूंगी तो चलेगा क्या? हाँ, कल हम 11 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब उससे उससे पहले पहले भेजिए, ही मैं भेज मैं दूंगी। मैं क्लास हाँ, में ही व्यू करूंगी, मेरे पास में भी टाइम नहीं है, पहले मैं क्लास में ही ओके, व्यू करूंगी। थैंक यू। ओके ठीक है, 11 बजे कल से डन हम 11, कल से 11 बजे डन स्टार्ट करेंगे हम। ओके, डन, ठीक है ओके, ठीक है, थैंक यू सो डन मच। डन। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? Thank you.